बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल की मंजूरी के इम्कानात हैं, जबकि दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक मुअख्खर करने की अपील कर दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से कहा गया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत है, जबकि PTI से अपील की है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक को मुअख्खर कर दे। ये अभी हिजान बढ़ेगा और किसी ठहराव तक आने से पहले, और अगले चंद दिनों में, हफ्तों में ये बढ़ता हुआ हिजान एक नज़र आएगा, लेकिन फिर ठहराव इसमें आएगा। वो किस शक्ल में आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक हिजान पहुँच चुका है, एक तो रियासत उसकी मुतहम्मिल हो नहीं सकती अफरा तफरी की, इंतशार की, लेकिन अभी मेरे ख्याल से और बढ़ेगा, अभी और एक्सकलेट होगा। और उसके बाद फिर सारे फरीकैन जब बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस पे चले जाएंगे, फिर उसके बाद अल्टीमेटली वो किस अंदाज में मुज़ाकरात होंगे, कैसे होंगे, क्या उसकी शक्ल निकलेगी, वो बात की बात है। लेकिन ये है कि अभी इस वक्त जिनका ख्याल है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम या इंतशार जो है वो अरूज पे है, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। अभी ये और एक्सलेट होगा, अभी और एक्सलेट होगा। सोशल अनरेस्ट भी और ये जो सियासी तनाव बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पोलराइजेशन है मुल्क में, तो उसके बाद क्या पिक्चर इमर्ज होती है सामने, किस तरह डायलॉग होता है, किस तरह मुज़ाकरात होते हैं, कैसे सब बैठते हैं आपस में। मतलब मुल्क रुका हुआ है ना, बिल्कुल थमा हुआ है, कोई सरमायाकारी, कोई चीज़, कोई मतलब कुछ भी नहीं आगे हो पा रहा, और एक तसादुम है, मतलब लोग एक दूसरे पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। सिस्टम नहीं कोलैप्स हो रहा है ना, सिस्टम ढांचा पूरा सीधा ढांचा गिरता है। किसी भी नए ढांचे को खड़ा करने के लिए ज़रूरी होता है कि पुराना ढांचा पहले गिराया जाए। वो गिरता है तो शोर शराबा तो होता है ना, उसकी आवाज़ें, उसकी इतने सालों से अपनी जगह एक सिस्टम, बुसीदा सा सिस्टम खड़ा हो और वो टिक भी ना पा रहा हो, तो फिर जब गिरता है तो फिर वो इतना तो शोर शराबा होता है उस पर। लेकिन बात वही है कि उसमें मईशत और हमारी खारजा पॉलिसी, सिक्योरिटी, सोशल अनरेस्ट, इसमें इजाफा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह है कि अब ऐसी सूरत हाल है कि वो जो रियासत के अहम मामलात हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि असल तो मामला लोगों का है ना, कि लोगों में क्या सोशल अनरेस्ट है या लोग सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ बैठे हो, ऐसा तो नहीं है। लोग परेशान हाल हैं, उनके बुनियादी जो इश्यूज़ हैं वो उनमें इजाफा होता जा रहा है, और करप्शन जो है वो एक तरह से लीगलाइज हो गई है। बात ही नहीं कर सकते करप्शन के ऊपर, आप कहेंगे सारा क्यों, सब अच्छा जा रहा है जी, सब अच्छा जा रहा है, सब अच्छा जा रहा है, करप्शन तो हो ही नहीं सकती। तो इस तरह भी काम नहीं चल रहा। तो ये है कि अब इसको कैसे आगे लेके जाना है, चंद दिनों में ये देखना है। पॉलिटिकल एक्सट्रीमाइजेशन होती रही माजी में नैब की तरफ से, बिल्कुल, लेकिन ये कहेंगे जी बिल्कुल ये इस वक्त दुनिया के करप्शन फ्री इंडेक्सेस में इसका पहले नंबर से भी कहीं ऊपर नंबर है, तो ये तो बात नहीं है। लूट मार तो हर जगह हो रही है, बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वो एक्चुअली तवज्जो ही कहीं और है ना। इसी तरह से जो सिक्योरिटी का क्राइसिस है वो भी अपनी जगह मौजूद है, कॉन्स्टेंट फैक्टर है, मईशत कांस्टेंट फैक्टर है, सरमायाकारी कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट्स है ना, सिक्योरिटी कांस्टेंट है, और सोशल अनरेस्ट इसको भी। तो ये भी आने वाले दिनों में, क्योंकि सिस्टम एक अजीब सा, एक जो है ना वो अजीब से हतमी मराहल में दाखिल है ना, कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, हमने बुलाया, उसने नहीं बुलाया, ये किया वो किया। तो इससे हमें थोड़ा सा ज़रा बाहर अपने जहन इससे दूर रखें। मैं तो सारे अपने दोस्त अहबाब से कहता हूँ कि अपने आप को ज़रा दूर रखें, और ये लेट द थिंग्स हैपन एंड टेक द नेचुरल कोर्स होता है ना, कि जिस तरफ जा रही हैं चीज़ें खुद ब खुद ये इंशाल्लाह किसी बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। लेकिन अभी एक्सलेट होगा, अभी जो माहौल है या जो बयानात में सुन रहा हूँ तो उसमें एक्सलेशन ही है। अच्छा, अब इसमें देखें किस कदर तेज़ी के साथ टूट फूट हो रही है, मुल्क टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, गैर यकीनी। और ये जो मैं जिस थीसिस को लेके चल रहा हूँ, पिछले चंद सालों से लेके चल रहा हूँ, तो कि मैं इस सारे दौर को एक बड़ी जंग तस्वर करता हूँ, और मैं अपना केस बिल्ड करता हूँ उन नुकात पे कि जहाँ पे बड़ी जंगें इससे पहले हुई थी, और बड़ी जंगों से मेरी मुराद ये है कि वो तमाम दुनिया में फैल गई थी। और मतलब वैसे तो बड़ी जंग में 2 सल्तनतों की जंग हो रही है और हज़ारों लाखों लोग मर गए हैं, तो ऐसी बड़ी जंगें भी तो हुई हैं ना। लेकिन ये वो जंगों की बात कर रहा हूँ जो आलमी जंगें, जो पूरी ग्लोबल लेवल पे,
और जब वो हुई हैं तो उसमें मुल्क टूटे हैं, मुल्क बने हैं, और उसके जो रिपल इफेक्ट्स हैं, उसका जो डोमिनो इफेक्ट्स हैं, वो फिर आगे जाते गए हैं। एक तो किसी ने फतह का नारा बुलंद कर दिया, थोड़े दिनों बाद चला वो भी जो है वो मारा गया, फिर दूसरा आ गया, फिर दूसरे ने कहा मैं जीत गया हूँ, वो भी गया गायब। तो भी एक नया दुनिया जो है, एक नया नक्शा दुनिया में बन रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मशरिक़ वस्ता हो, चाहे वो अफ्रीका हो। और ये उसमें 45 के बाद का जो सिस्टम था वो कोलैप्स होके और अब एक नई दुनिया बन रही है। या आप उसको पहली जंग अजीम से ले लें या दूसरी जंग अजीम से लेने वाला नक्शा। अब देखें ना, सीरिया शाम है, तो शाम जो है अमलन उसकी बैल्कनाइजेशन हो गई है, शाम टूट चुका है। और शाम जो है वो ये बैल्कनाइजेशन से मुराद ये कि एक तो वो 19वीं और 20वीं सदी के दरमियान जो बैल्कन रियासतें टूटी थीं, लेकिन फिर ये बैल्कनाइजेशन की टर्म, यानी एक बड़ा मुल्क अगर छोटे मुल्कों में टूट जाए तो उसको बैल्कनाइजेशन फिर क्या कहते हैं। लेकिन ये कि वो बैल्कनाइजेशन की फिर टर्म जो है वो यूज़ हुई सोवियत यूनियन भी जब छोटी रियासतों में टूटा, या फिर ये है कि जब यूगोस्लाविया टूटा 2 हिस्सों में तो भी बैल्कनाइजेशन की बात हुई। लेकिन सीरिया तो प्रॉपर बैल्कनाइजेशन सीरिया की अमलन हो चुकी है। और शाम जो है वो इस वक्त जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम है इस वक्त। और 4 हिस्सों में इस तरह से तकसीम है कि वही अगर मैं इसमें मैप दिखाऊं, हु कंट्रोल्स व्हाट इन सीरिया, तो 4 इसके हिस्से ऐसे हैं कि एक तो हरकत तहरीर शाम है, ठीक है, सबसे बड़ा इलाका। ये वो इलाका है जो बशारुल असद के पास था, लेकिन वो थोड़ा सा कम इलाका हो गया है, ठीक है। अगर हम मैप दिखा सके तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, तो इसमें जो है वो एक तो वो इलाका है जो कि बशारुल असद के पास था, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी हुई है। हु कंट्रोल्स व्हाट इन सीरिया। अच्छा, फिर एक जो है वो जो दूसरा इलाका है बशारुल असद का, जो इलाका है वो ग्रीन है, ठीक है। ये ग्रीन पूरा इलाका जो है ये इसकी प्रपोज पार्टीशन कह लें या चलें, अभी हम दिखा लेते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बहरहाल चलें इसको फॉलो कर लेते हैं। ये है नहीं, वैसे ये है नहीं। ये जो मैप है ना, काइंडली ये दिखाइएगा, हु कंट्रोल्स व्हाट इन सीरिया जी, जो जी। अच्छा, तो ये जो है ना, ये अब इसमें हम देखें तो 4 हिस्सों में ऑलरेडी सीरिया तकसीम हो गया है इस अभी जो करंट है। पहले तो आप जो है लाइट ग्रीन पे, लाइट ग्रीन इलाका। अच्छा, इधर तो लेबनान है, लेबनान को छोड़ दें, अब आ जाए लाइट ग्रीन इलाका। तो लाइट ग्रीन जो इलाका है, लाइट ग्रीन, ये वो इलाका है जो कि हरकत तहरीर शाम के कब्जे में है। और ये जो इलाका है, ये इलाका ऐसा है जो कि थोड़ा सा कम इसलिए हो गया है कि वहां पर इसराइल आ गया है। तो इसराइल चूंकि आगे गोलान की पहाड़ियों से इस तरफ, ये 3-4 दिन पहले का है, तो थोड़ा सा आउटडेटेड है, 3-4 दिन का फर्क, लेकिन इसको भी देखें तो समझ में आ जाएगा। तो एक तो हो गया वो इलाका जो कि ग्रीन है, ठीक है, जो लाइट ग्रीन है। दूसरा जो इलाका है वो है येलो। येलो है वो है कुर्दिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का, SDF। ये जो येलो, अब कितना बड़ा इलाका है, ये ज़हन में रखें कि ये वो इलाका है सीरिया का जहां पे ऑयल है, ऑयल यहां पे है। और ये वो इलाका है जो कि तुर्की के खिलाफ है। यहां वो कुर्द हैं जो तुर्की के खिलाफ हैं, येलो, और वो तुर्की के खिलाफ है लेकिन अमेरिका उन्हें सपोर्ट करता है। जो ग्रीन इलाका है वहां पे हरकत तहरीर शाम है, ये जो है ये बशारुल असद के खिलाफ, लेकिन अमेरिका इनको भी सपोर्ट करता है। ऊपर जो आप देखें कि ऊपर जो तुर्किया के साथ इलाके हैं, ठीक है ना, वहां पर जो है वो सीरियन नेशनल आर्मी है। अब सीरियन नेशनल आर्मी जो कि आप समझें कि डार्क ग्रीन कह लें इसको, डार्क ग्रीन में ऊपर जो इलाके नजर आ रहे हैं, वो इलाके जो हैं वहां पर सीरियन नेशनल आर्मी है। वो कुर्दिश फोर्सेज हैं जिनको टर्की सपोर्ट करता है। तो टर्की नेटो में, तो अमेरिका उनको भी सपोर्ट करता है, अमेरिका सबको सपोर्ट करता है। इसराइल घुस के आ गया तो चौथा इलाका वो गया जो इसराइल के पास है। इस मैप में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये कि वो इलाका हो गया जो, तो 4 हिस्से तो इसमें ऑलरेडी हो गए, ठीक है। एक यानी 2 मुख्तलिफ कुर्द, 2 मुख्तलिफ कुर्द, एक प्रो टर्की कुर्द, एक एंटाई टर्की कुर्द। जो एंटाई टर्की कुर्द हैं उनको अमेरिका सपोर्ट करता है, PKK।
और वो कहते हैं कि पीके के इसमें, और उनके पास एक बहुत बड़ा इलाका है, और अमेरिकन ने उनसे वादा किया हुआ है कि तुम्हें कुर्दिस्तान बना के देंगे। टर्की और अमेरिका का इसमें फड्डा है ऑलरेडी, क्योंकि टर्की जो है वो नेटो का हिस्सा भी है। तो एक तरह से यानी ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। अच्छा, अब आप आ जाएंगे जो ग्रीन इलाका है जहां हरकत तहरीर शाम है, ये आज जॉर्डन में उर्दन में, जो कि बिल्कुल बॉर्डर है जिसका, और जो कि अब ये बात डिस्कस हो रही है बहुत शिद्दत के साथ कि क्या ये जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा अगर बनता है तो ग्रेटर इसराइल में सबसे पहले जो मुल्क आता है तो वो तो उर्दन है। मगरबी किनारा भी आ गया, मशरकी किनारा भी आ गया, जॉर्डन तो पूरा आ गया। तो वहां पर ये बात बहुत ज्यादा कि भाई गोलान की पहाड़ियों पे, ऐसा नहीं कि एक पहाड़ियों, पूरी पहाड़ियों पे कब्जा करके दूसरी साइड पे वो डेमास्कस के डोर स्टेप पे खड़े हो गए इसराइल जाके। तो ये अब इसराइल को कोई रोक भी, भाई इसराइल को तो खतरा, वो कह रहे हैं जी हरकत तो तहरीर शाम से हमें खतरा था, वो बॉम्बिंग भी कर रहे हैं बम। अच्छा, तो बहरहाल ये इशू है बहुत बड़ा। फिर दूसरी बात ये कि जो हरकत तो तहरीर शाम है वो अभी तो शुरू में तो ये है ना, जो जॉर्डन में आ जाएगा, पहले उसकी मैं बात बताऊं। जॉर्डन में आज सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं, यूरोपीय यूनियन के जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी हैं, और फॉरेन मिनिस्टर्स हैं सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, यूएई, इजिप्ट, बहरीन, अरब ममालिक के और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर्स का सबका इजलास हो रहा है आज जॉर्डन में, उर्दन में। और दो मुल्कों को वहां बुलाया नहीं गया, एक ईरान और एक रशिया और ईरान नहीं है, और सीरिया भी नहीं है, क्योंकि सीरिया की कोई भी वजीर आजम तो आ गए मोहम्मद बशीर और जो जुलानी साहब हैं, लेकिन उनकी काबीना तो नहीं है, रिकग्नाइज भी नहीं किया, तो वो वहाँ पर उनकी नुमाइंदगी नहीं है। तो सीरिया डिस्कस हो रहा है जॉर्डन के अंदर। अभी लेबनान अपनी जगह मौजूद है, गजा की जहरियत अपनी जगह मौजूद है, वो मिस्र और इसराइल के दरमियान फिलाडेल्फी कॉरिडोर के तनाज़े अपनी जगह मौजूद हैं। यहाँ जो है, यहाँ पर अब डिस्कस हो रहा है कि शाम का क्या बनेगा। अच्छा, इसमें अब ये बात ध्यान में रखें कि ये तो चार हिस्से तो इसके हो गए, कोई अपनी जमीन यहाँ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जमीन छोड़ेगा तो खाना जंगी हो जाएगी। और यहां पर एक ग्रेटर पावर गेम जो है ना वो अब शुरू होने को है, जिसके ऊपर अभी इस वक्त तो बहुत से अरब ममालिक या तुर्की या बाकी, देखें जो रशिया है ना वो यहाँ पे नहीं है। अब रशिया जो है वो टाटस की जो बंदरगाह है, तातस की बंदरगाह, वो रशिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी कोल्ड वॉर के दौरान। और कोल्ड वॉर के दौरान 1971 में हाफिज उल असद के साथ उन्होंने मुआहदा साइन किया था, ये तातस की जो मेडिटेरियन के ऊपर जो बंदरगाह है। दो उनके फौजी अड्डे, एक तो जो एयरबेस उन्होंने 2015 में बनाई थी, 2015 में जो बनाई थी उन्होंने, तो वो तो जो है वो उनकी खमीमिन के नाम से एयरबेस है, और दूसरा जो है वो टाटस का। अच्छा, इस मैप को जरा देखें, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है। एक तो हो गया ना टाटस, सीरिया देखें तो टाटस की जो यानी जो ब्लैक डॉट है टाटस की बंदरगाह तो 1971 से इनके पास थी, और 1971 से हाफिज उल असद के दौर से थी। और जो दूसरी एयरबेस थी वो नीचे नेवल बेस है, टाटस नेवल बेस है, एक एयरबेस है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। जो खमीमीन एयरबेस है, जो टाटस है वो नेवल बेस है। ये जो टाटस है ये 71 से है, और ये टाटस इसलिए कोल्ड वॉर के दौर में थी क्योंकि ये सामने जो इटली है वहां पे छठा अमेरिका का बहरी बेड़ा होता था, तो अभी भी शायद होता है, बहरहाल एनीवे। तो ये कोल्ड वॉर में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी टाटस की, कि मेडिटेरियन सी के अंदर ये यहाँ पे मौजूद था। सीरिया हाफिज उल असद जो है सो उनके साथ थे। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि 2015 में जब इनको बचाया बशर उल असद को रशिया ने, तो उसके बाद ये हुआ कि ये खमीमेन का जो एयरबेस है वो भी वहाँ पे, और जदीद वहाँ पे जो साजो सामान है वो सारा आ गया। लेकिन ये जो टाटस है इसकी एक सिग्निफिकेंस ये है मौजूदा हालात में, जो रशियंस और जाहिर है कि पूरे जो रीजन पे जो जियोपॉलिटिक्स में नजर रखते हैं, कि ये जो है ये यहाँ पे जो वॉरशिप्स हैं रशिया के वॉरशिप्स, अगर वो नक्शा हम दोबारा देखें तो यहाँ पे रिफ्यूल होने के बाद वो ब्लैक सी तक जाते हैं। अगर और ब्लैक सी तक रशियन वॉरशिप्स जाने का के लिए जरूरी है कि ये बंदरगाह उनके पास हो, वो ब्लैक सी बहरे अस्वद ऊपर, ठीक है। और अगर वो रास्ता ये यहाँ से बंदरगाह बंद हो जाती है तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है ब्लैक सी का, तो फिर जो एक रास्ता बचता है रशियन वॉरशिप्स का वो बचता है कि वो बॉस्फोरस के थ्रू जाए, यानी टर्की से इजाजत नहीं। यानी रशियन वॉरशिप जो हैं वो इस ये बंदरगाह अगर चली जाती है तो रशियन वॉरशिप्स ब्लैक सी तक जाने के लिए उनके पास सिर्फ एक रास्ता होगा, और वो रास्ता होगा बॉस्फोरस का। यानी वो टर्की ने अगर किसी वक्त नेटो
का मेंबर है, और जंग छिड़ी और टर्की ने बॉस्फोरस बंद किया, इजाज़त नहीं दी कि हमसे पूछे बगैर कोई जहाज़ नहीं जाएगा, तो रशिया भी उसकी जद में आ जाएगा। तो रशिया के लिए टार्टस जो है उसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ये इसीलिए बशारुल असद के दौर से पहले, हाफिजुल असद के दौर से इनके पास 1971 से है। अच्छा, तो एक तो ये आउटरीच है मेडिटेरियन के अंदर। मेडिटेरियन में रशिया की सबसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अगर बड़ा आप समझें तो टार्टस का, और तारीखी है चूंकि 1971 से, अभी नहीं है ये, अभी नहीं बनी ये, ऐसा नहीं है कि अभी बशारुल असद ने दिए, ये हाफिजुल असद के दौर से टार्टस। अच्छा, तो एक तो बात है। दूसरी जो बात इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी तो ये है कि जो टर्की के लिए, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने आज बड़ा खुल के, जो फिदाइन है उन्होंने बड़ा खुल के बात की आज। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो पीकेके है, इनके लोगों को हर सूरत में सीरिया छोड़ना होगा। अच्छा, सीरिया छोड़ना होगा, लेकिन इशू ये है कि वो तो, उनको तो अमेरिका सपोर्ट करता है, वो उस पूरे ग्रुप को, उसको तो अमेरिका सपोर्ट करता है। तो अभी ये एक डेवलपिंग स्टोरी है कि व्हाट नेक्स्ट, यानी बशारुल असद तो चले गए, जब सद्दाम हुसैन की रवानगी हो गई ना, तो फौरी तौर पे उन्होंने जो है ना आके वो जहाज़ में उतरे थे बुश साहब, और उन्होंने जहाज़ पर उतर के लैंड किया था। उन्होंने कहा था कि नारा मस्ताना बुलंद किया था, उन्होंने फतह का नारा बुलंद किया था, और उसके बाद वो दिन है, और उसके बाद कई महीने साल सब गुजर गए। इसी तरह से अफगानिस्तान में हुआ था, उन्होंने नारा मस्ताना फतह का बुलंद किया था, और उसके बाद वो जो कुछ हुआ 2021 में उस तारीख का हिस्सा है। तो इसी तरह से अभी इस वक्त जो होता है ना कि फौरी तौर पे आप देखो, ओहो यहाँ तो सब सुकून चैन की बांसुरी बज रही, कि बशारुल असद चला गया। बशारुल असद या सद्दाम हुसैन या ये लोग सारे बड़े डिक्टेटर्स थे, ये डिक्टेटर्स थे, इनकी कोई अवाम में कबूलियत नहीं थी, लेकिन इन्होंने जैसे तैसे करके मुल्क को जोड़ कर रखा हुआ था। अच्छा, अब आप देख लें ना कि लीबिया का क्या हाल है। लीबिया में ग्रेट पावर्स आपस में लड़ रही हैं, और रीजनल पावर्स भी लड़ रही हैं, रीजनल पावर्स भी लड़ रही हैं और ग्रेट पावर्स भी लड़ रही हैं लीबिया में। सूडान में आप देखें तो ग्रेट पावर्स भी कहीं हैं, लेकिन रीजनल पावर्स ही आपस में सूडान में लड़ रही हैं, मतलब दो जनरल्स आपस में लड़ रहे हैं। उमर बशीर को लड़ा के उनकी लड़ाई हो रही है सूडान में, और उसकी वजह से वो एक क्योटिक सिनेरियो है सारा। अब यहाँ जो इशू है वो ये है कि तहरीक अहरार शाम किसकी बात सुनेगी, क्योंकि कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की, अमेरिका, और यहाँ पे ये सारे अरब ममालिक, ये सारे आज जॉर्डन में मौजूद हैं, और वहाँ पर यही बात हो रही है कि सीरिया का फ्यूचर क्या होगा। अच्छा, इस टू कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने कहा ना कि एक नस्ली बुनियादों पे, यानी कबाइल की बुनियादों पे, फिर उसके बाद आप देखें यमन नहीं काबू आया आज तक। एक दफ़ा जब मुल्क इंतशार का शिकार हो जाते हैं तो दोबारा बनते नहीं है, बनाना उनको नामुमकिन तरीन काम है, उनको तोड़ना और इंतशार में जाना, और वो बड़ी मुश्किलों के साथ जो बड़ी रियासतें हैं, बड़े मुल्क हैं, वो अपने आप को काबू में रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। अब सूरत हाल ये है कि वो ये चार हिस्से तो हो गए, तो इसराइल आगे आता है तो जॉर्डन को खा जाता है, ग्रेटर अच्छा, फिर उसके बाद अगर फ़लस्तीनी रियासत दूसरी नहीं बनती, अगर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनती, तो ये फ़लस्तीनी जो है ये जॉर्डन के अंदर बैठे हैं, तो जॉर्डन में अपराइजिंग सर पे खड़ी हैं। जॉर्डन तो बना ही फ़लस्तीन की ज़मीन पे है ना। तो ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जॉर्डन वहाँ पे जब शरीफ मक्का और ये सारे, तो इशू ये है कि जॉर्डन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉर्डन अपनी सालमियत को देखे कि भाई एक तरफ हमारे तहरीर ये एरार शाम आ गई है, एक तरफ इसराइल खड़ा है, और वो जो है वो किसी किस्म के दो रियासती हल पे तैयार नहीं हो रहा, बल्कि वो तो सेटलर्स बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे कीमतें और हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं सारी मगरबी किनारे पे, और वो बेची जा रही हैं, और इसराइल को वहाँ से कौन निकालेगा, तो वहाँ से नहीं निकालता तो यहाँ बदमनी होगी, बदमनी यहाँ होगी तो जॉर्डन सफ़र करेगा, और फिर इसराइल के ऊपर उसके जो तोसी पसंदाना अज़ाइम है, ख़ासतौर पर ग्रेटर इसराइल का जो मैप सामने आता है, तो उसमें जॉर्डन उसमें इंक्लूड हो। जॉर्डन के अंदर आज मीटिंग हो रही है। जॉर्डन के लिए अब एक सवाल पैदा हो रहा है। फिर ये रीजनल अरब ममालिक जो हैं, देखें लीबिया दूर है, सूडान दूर है, समंदर के उस तरफ है, ये बॉर्डर्स हैं, सीरिया बॉर्डर है। अब बॉर्डर के ऊपर सीरिया पे और इराक, देखें इराक अभी तक डिस्टेबलाइज है, इराक स्टेबलाइज नहीं हुआ। आज यानी पिछले 24 घंटों में जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, उन्होंने अचानक अनअनाउंस दौरा भी किया है बगदाद का, और वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर शिया सुदानी उनसे मुलाकात भी की है। लेकिन बात ये कि और वो ये इसलिए ज़रूरी है कि जो ज़्यादा वहाँ पे जो पावर, यानी ज़्यादा जो
पॉपुलेशन वाइज वहाँ पे लोग हैं वो अहले तशी हैं, और जो बरसर इक़्तिदार पार्टीज़ हैं वो भी अहले तशी हैं। अब यह है कि एक ज़ाहिर है कि शिया सुन्नी डिवीज़न भी है, फिर उसके बाद खलीजी रियासतों की आपस की डिवीज़न भी है कि कौन सा मुल्क किसके साथ कहाँ खड़ा होगा, कैसे होगा, क्या। तो वो ये जो इतने बड़े इलाके पे, पहले तो पता था ना बेशार अल असद बैठा है तो चलो जी उससे बात करो, उसको चलो यार वो तो माठा है बिल्कुल, उसको अरब लीग में ले आओ उठा के। लेकिन अब सवाल ये कि अब वहाँ किससे बात करो, मतलब एक हु इज़ अवर मैन, ठीक है, वहाँ तो 3-4 लोग बैठे हैं ना, तो अब वो सीरिया में किससे बात करो भाई। तो बशार अल असद जो है पतली गली से निकल के रशिया में बैठे हैं। तो एक तो रशिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो तारतस की बंदरगाह को रख पाता है कि नहीं। दूसरा जो है वो ये है कि अरब ममालिक जो हैं क्या वो क्या ये मुमकिन है कि, यानी अरब ममालिक असल में अरब ममालिक नहीं है, वो अलग अलग मुल्क है ना, हैं अरब ममालिक लेकिन हर की अपनी पॉलिसी है। कतर की अपनी पॉलिसी है, यूएई की अपनी है, सऊदी अरेबिया की अपनी है, इजिप्ट की अपनी है, बहरीन की अपनी है। अरब लीग में कई दफ़ा तो, यानी एक दफ़ा तो अरब लीग जो मिस्र से ही, मिस्र में ही बनी थी ना अरब लीग, तो मिस्र को निकाल दिया था अरब लीग से, तो अभी सीरिया को निकाल दिया था। तो कई मुल्कों को निकालते हैं, ले आते हैं। अरब लीग एक फोरम है लेकिन ज़ाहिर है उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं। तो सवाल ये है कि क्या सीरिया के हवाले से सबकी एक पॉलिसी होगी। कतर के इंटेलिजेंस चीफ तो वहाँ थे परसों, और कतर जो है वो ज़ाहिर है पूरी कोशिश कर रहा है कि कतर के मामला बरकरार रहें। सऊदी अरेबिया जो है वो भी ताल्लुकात अपने बेहतर करना चाह रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये जो डोर स्टेप के ऊपर एक डिस्टेबलाइजेशन हुई है, क्योंकि जो जुलानी है वो इससे पहले बगदादी के साथ थे, बगदादी को अबू बकर बगदादी के वो साथ रहे हैं, फिर उसके बाद डिसोन किया, उससे पहले अलकायदा में थे। तो ये जो अरब रियासतें हैं सारी, ये अरब रियासतें इस तरह की कुव्वतों के साथ, क्योंकि ये बहुत मॉडर्नाइज हो गई हैं, बहुत आगे चले गए हैं, मुल्क बहुत तरक्की कर गए हैं बहुत ज़्यादा, तो इस तरह की ग्रुप्स अगर इनके डोर स्टेप से आ जाएं और वो उसके बाद एक को रोनते हुए चले जाएं, फिर दूसरे को रोनते हुए चले जाएं, फिर तीसरे को रोनते हुए चले जाएं, अगर मुस्तकिल मामलात हों तो वहाँ एक बेचैनी पैदा होती है। वो बड़ा नेचुरल सा है कि भाई अब हमारी सरहदों पे ये शाम भी आ गया। अभी तो गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन और वो ग्रेज, मैं आपको बता रहा हूँ कि गज़ा का मामला अगर हल नहीं हुआ, पैलेस्टीन मसला हल नहीं हुआ, तो वो ग्रे जोन वॉरफेयर में चला जाएगा। ग्रे जोन वॉरफेयर का मतलब ये है कि अब वो ये नहीं कि फौजियाँ आपस में लड़ेंगी, बल्कि और वाक़यात दुनिया में होने शुरू हो जाएंगे। ये मामला इनको गज़ा का हल करना पड़ेगा दुनिया को। गज़ा में 1 लाख से ऊपर या 2 लाख या जितने लोग भी वहाँ शहीद हो चुके हैं, गज़ा अगर नहीं खुलता अभी, और ये लेबनान और सीरिया और बाकी सारे मुल्कों पे इसराइल कंटिन्यू रखता है अपनी एग्रेशन, तो ये इसकी एक लिमिट होगी। उसके बाद दूसरी बात यह है कि कितनी देर, टर्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्की ने, जाहिर है कि रशिया उसके ऊपर खुश नहीं है कि भाई ये जो मामला है, टर्की ने अचानक बशार अल असद को वहाँ से हटाया, और जो जो हरकत तहरीर शाम है उसको सपोर्ट किया, वो आगे आए और वो आगे बढ़ के चले गए लोग। और वो जो है वो तातस के हवाले से वो रशिया बात कर रहा है डायरेक्ट। बहुत दफ़ा सोचेंगे यहाँ पे, ये जो तहरीक तहरीर शाम वाले हैं, ये 1000 दफ़ा ही सोचेंगे कि क्या हम तातस के बेस को बंद करें रशिया की, या ना करें, या यहाँ रखें। क्योंकि एक दफ़ा रशिया यहाँ से चला गया और वो पूरा इलाका डिसबैलेंस, उसकी बैलेंसिंग ख़राब हो गई पूरे इलाके की, तो फिर दोबारा ठीक नहीं होगी। और ये अरब ममालिक भी जानते हैं कि यहाँ पर एक बैलेंस अगर ख़राब हो गया, ये जहन में रखेंगे ओपेक प्लस है, ये ओपेक प्लस ममालिक हैं जिनमें रशिया इनके साथ है, और जब इनमें प्रेशर आता है कि जी तेल बढ़ाओ या तेल कम करो अमेरिका की तरफ, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से, तो फिर ये रशिया की तरफ जाती हैं और मीटिंग ओपेक की जगह ओपेक प्लस की होती है, और कहते हैं कि नहीं हम तो आपकी बात नहीं सुन रहे। तो इन्होंने कहाँ तक रशिया को, यहाँ पे ज़ाहिर है रशिया को अगर ये तातस की बंदरगाह रशिया वाइंड अप करता है यहाँ से, तो रशिया इस इलाके में कोई और जगह ले लेगा और बैठ जाएगा जाके मेडिटेरियन सी में रशिया का। लेकिन बहुत दफ़ा सोचेंगे कि क्या टार्टस की बंदरगाह जो 1971 से जहाँ सोवियत यूनियन बैठा हुआ था, तो क्या उसको बंद करना है या हमने रखना है। भी अमेरिकन भी सोचेंगे कि इस बेस को यहाँ से हम अगर हटाते हैं रशिया की बेस को, तो इसका असर कहाँ पड़ेगा दुनिया में, किस जगह पे इसका जवाबी असर इसका पड़ेगा। अरब ममालिक जितने हैं वो अभी तो बशार अल असद को निकाल दिया, लेकिन क्या उनके डोर स्टेप पे इस तरह की जो तंजीमें हैं, क्या वो अलाउ करेंगे उनको, सीरियन रेफ्यूजीज और बाकी मामला, तो वो अच्छा उधर वो यूरोप ने हज़ारा बंद कर दिए, वापस जाओ।
वो कत्लेआम हो रहा है, चूँकि क्रिश्चियंस के कोई तस्वीरें आ गई कि क्रिश्चियंस को भी, तो वो उधर वो रुक गया, उधर प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया कि भाई इनको कहाँ भेज रहे हो। अभी तो हरकत हो तहरीर शाम तो क्रिश्चियंस को के भी अगेंस्ट और माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट है, तो ये तो केओस में चला गया सारा। ये दो जो कुर्द ग्रुप हैं, ये आपस में इनकी जंग है, और ये अगर एक ग्रुप यहाँ स्ट्रांग होता है, जो येलो मैप में जो येलो ग्रुप है, जो SDF है, तो उसके स्ट्रांग होने का मतलब है टर्की के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, और उसको अमेरिका सपोर्ट करता है। लेकिन अगर फर्ज करें उसको अमेरिका की जगह, यहाँ पर इतनी प्रॉक्सीज हैं कि कौन किसके पीछे आता है किसी को नहीं होता। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कोई ऐसा मुल्क जिसको जो कि इस पूरी मूव के अगेंस्ट हो टर्की के, और टर्की के दुश्मन बहुत हैं, ये अभी दोस्तियां तो हैं, लेकिन टर्की के दुश्मन हर मुल्क के कोई, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि सब दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट है सबके। अब इशू ये है कि वो टर्की जो है वो ये कह रहा है कि भाई ये PK के दहशतगर्द हैं, तो PK के दहशतगर्दों के पास तो सारा इलाका है, वो ब्लिंकन जो है वो वहाँ पर। आज भी मैं देख रहा था ये डेली सभा, PK के एलिमेंट्स इन सीरिया मस्ट लीव कंट्री, फॉरेन मिनिस्टर, ये 10 स्लाइड जो है, फिर वो कैसे उन्होंने कब्जा किया हुआ है ना टर्की सीरिया पे, तो कब्जा। इससे पहले तो वो बशार अल असद से बात होती थी, बशार अल असद जो है वो, ये उन्होंने आज वहाँ पर बात की है जॉर्डन में। तो इशू ये सारा कि अभी तो ये हो गया सारा, व्हाट नेक्स्ट, ये अभी चंद दिनों में सामने आएगा, सामने बात आएगी। और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो ईरान है, ईरान जाहिर है कि मतलब एक स्ट्रेटेजिक उसका नुक्ता नज़र कि भाई ठीक है, बशार अल असद के साथ उनकी दोस्ती थी, सब कुछ था, लेकिन ये नज़रियाती तौर पे तो बिल्कुल, यानी आप सोचें ना कि वो कोल्ड वॉर में तो बिल्कुल रशिया कहीं और खड़ा था और शाह ईरान कहीं और खड़े थे। इनकलाब से पहले तो कोई रहबर का और हाफिज अल असद का तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता आपस में, नज़रियाती तौर पर भी और वैसे भी। और ऐसा नहीं है कि 79 में कहीं सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया हो आयतुल्ला खुमैनी को जो वापस आए। इनकलाब ईरान तो एक बिल्कुल एक खुद एक तहरीक थी जिसने जन्म लिया ईरान के अंदर। और आप ये देखें कि इनकलाब आया प्रॉपर, यानी ईरान जो है वो बहुत वहाँ पे खून खराबा, हंगामे, बहुत कुछ हुआ 79 में, लेकिन ईरान अपनी जगह मौजूद रहा। ईरान ने उस पूरा जो टर्मोइल था, पॉलिटिकल टर्मोइल, उसको ईरान ने बरकरार रखा। ईरान और अभी भी आसपास जो हालात हैं, तो ईरान अपने आप को संभाल कर रहा था। बशार अल असद के जाने से तो अब ये अरब ममालिक जाने, और ये तो सुन्नी तहरीकें हैं ना, और बाकी वो ये जाने। और अगर वहाँ पर कोई अहले तशी के साथ मसला होता है, अहले तशी के साथ शाम में मसला होता है, तो इराक डिस्टेबलाइज हो जाएगा। शिया सुडानी ये अरब ममालिक है ना सारे, तो ईरान अभी इसको साइड पे देख रहा है बैठ के, और शिया सुडानी से आज मिले, और इराक में एयर बेसिस हैं, अच्छा तो अमेरिका की बेसिस हैं, तो ये एक सारी सूरत। फिर ट्रंप के जो अभी ये तो बाइडेन इंतजामिया की बात हो रही है ना, सेक्रेटरी ब्लिंकन जाते जाते जो है ये सारी बात करके जा रहे हैं, लेकिन जो उनके जो ट्रंप इंतजामिया के लोग हैं, मिसाल के तौर पर मसाद बॉलस जो कि उनके समधी भी हैं ट्रंप के, उनको मशरिक़ वस्ता का एनवॉय बनाया हुआ, वो खलीजी रियासतों में मौजूद हैं। और इसी तरह से जो है वो उनके बाकी जो अहम उनके अहदेदार हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी मुलाकातें कर रहे हैं, और उनकी कोशिश अब ये है कि यानी ट्रंप के आने से पहले ये जंगें ख़त्म तो भूल जाएंगे होंगी, जो नई जंगें शुरू हो जाएंगी ट्रंप के आने से पहले देखें ना। एक तो वो हमास के साथ वो आज फिर जैक सल्वन ने कह दिया कि मैं लिस्टें नहीं दे रहे, अभी तक वो मुआहदा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, नेतन्याहू अभी तक वो इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं। फिर ये सीरिया का जो टर्मोइल है ये बढ़ेगा। ये ऐसे नहीं कि जी परसों को वहाँ इलेक्शन आई नहीं चला गया, मतलब एक वज़ीर आज़म नामजद हो गया, उस वज़ीर आज़म की काबीना नहीं है, कुछ नहीं है, उसको कैसे कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कैसे होगा, क्या होगा। फिर वो जो फौजें बैठी हैं मलेशिया, जिनको बाहर की रीजनल और ग्रेटर पार्ट यूज़ करें। अब आ गया चाइना कि चाइना की तरह वक्फा लेने के बाद बात करते हैं। तो अमेरिका के मतलब अमेरिका इन चारों के साथ भी है, लेकिन उसके साथ ही वो मतलब वो एक परेशानी का आलम भी है कि भाई ये अब इनसे अलग अलग कौन बात करेगा, क्योंकि सारों के मफादात एक दूसरे से टकराते हैं चारों के। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि अभी इंतशार में मज़ीद इजाफा होगा, अभी हिजान इंतशार में होगा। ये जो खासतौर पे अगर ये आप देखें ना, 4th मैप जो कल भी मैं दिखा रहा था ग्रेटर इसराइल का, 4th और 5th दोनों, तो इसमें ये वो है जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर की सल्तनत है। और मैंने कल भी ये बात की थी कि हज़रत
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़ाहिर है कि बनी इसराइल का हम हमेशा एक ज़हन में आता है कि तौरात आई थी और बनी इसराइल, लेकिन जो बनी इसराइल या जो इसराइल के यहूदी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा ताज़ीम करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो हज़रत दाऊद की करते हैं जो बाद में आए थे। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर है कि मतलब गुनाहों की तौबा करो, उनको गुलामी से निजात दिलाई, फिर वो ऊपर जाते वापस आए, बछड़ा बना लिया, फिर कुछ कर लिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको समझाते रहते थे, हर वक्त उनको तलकीन करते रहते थे, दावत देते, सब कुछ करते रहते थे। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात तो बहुत सुनते हैं, उनकी इज्जत और वो सब कुछ। लेकिन वो हज़रत दाऊद का जो दौर था ना, जिस दौर में हैकल बन गया और सारे के सारे जो मुख्तलिफ कबाइल थे तो हज़रत इब्राहीम में पहले, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब का नाम इसराइल है, वहां से 12 बेटे, बनी इसराइल बना, बनी इसराइल। और फिर वो बनी इसराइल जो है हज़रत यूसुफ की, ज़ाहिर है यूसुफ मिस्र गए थे, तो मिस्र में फिर उनके भाई भी जब माफ़ कर दिए उन्होंने अपने भाई को, और वालिद उनके जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वो भी साथ चले, तो मिस्र में चले गए, वहाँ जाके ग़ुलाम बन गए सारे ये बनी इसराइल कबीले। इनको ग़ुलामी से फिर आगे जाके यानी आप ये देखें ना कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और फिर उसके कई सौ साल का वक्फा आता है, और फिर आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम। वो उनको ग़ुलामी से निजात दिलाते हैं, और साथ ही तौरात आती है, साथ ही ताबूत सकीना बनता है, साथ ही वो जो यौम कपूर का कल मैंने जिक्र किया था, यौम कपूर बड़ा जो 1973 की जंग भी हुई थी, तो वो इनके कफ़ारे का दिन है, यानी माफ़ी का दिन, और उसको सबसे मुक़द्दस दिन है। 6 अक्टूबर 1973 को ये अमूमन सितंबर अक्टूबर में ही आता है यौम कपूर जो है, और उस दिन ये रोज़ा भी होता है और ये सारे मामलात होते हैं। एनीवे, तो ये जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आते हैं काफ़ी अरसे के बाद, और वो हैकल बनाते हैं, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके साहबजादे जो हैकल सुलेमानी पहला हैकल बनता है। तो अब इशू ये है कि अगर वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ग्रेटर इसराइल को देखते हैं ना, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में तो कभी जहाँ जहाँ जाते थे, जो मैंने कल भी बात की, तो 7 बरस से ताबूत सकीना होता था, और उसके बाद भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के आने से पहले वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ ताबूत सकीना को लेके जाते थे। वो कैपिटल होता था, वो मरकज़ कहलाता था। लेवी कबीला जो है 12 कबाइल में से एक जो लेवी जो बनी इसराइल का कबीला था, उसको इख्तियार था सिर्फ, और एंड टाइम्स पे इनका कहना यह है कि लेवी कबीला ही निकाल के लाएगा ताबूत सकीना दोबारा, और वहां पे रखा जाएगा तीसरे एकल में जब उसकी तामीर होगी। अब इशू ये है कि ये इसमें जो है वो अच्छा, यहाँ तो बज़ाहिर ये बात, अच्छा ये बात चूंकि उनका हिस्सा है ईमान का, जैसे कि क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट, यानी क्रिश्चियनिटी में एंटी क्राइस्ट एग्जिस्ट करता है ना, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे और आके एंटी क्राइस्ट को मारेंगे। उनका एंटी क्राइस्ट जो है वो एंटी क्राइस्ट कहते हैं, ये मसाया कहते हैं। इनके यहाँ लफ्ज़ मसाया इस्तेमाल होता है ज्यूज़ के अंदर, वहाँ यूज़ होता है एंटी क्राइस्ट, लेकिन कम करते हैं ताकि वो इस वक्त एक तनाव ना पैदा हो, लेकिन प्रॉपर क्रिश्चियनिटी में वो एंटी क्राइस्ट है। मुसलमानों के अंदर दज्जाल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब इशू ये सारा कि वो ये अभी इट्स टू अर्ली कि ये शक्ल क्या लेता है, ये इंतशार जो है, क्योंकि फैल गया है। अभी देखें, पहले ये गजा तक था, गजा से ही मगरबी किनारे पे गया, मगरबी किनारे से ये मिस्र तक पहुंच गया, मिस्र के बाद ये लेबनान तक पहुंच गया, वहां पर हिजबुल्लाह की क़यादत जो है वो शहीद हो। उसके बाद ये सीरिया में आ गया, सीरिया में आने के बाद ने कहा कि बशार चला गया, बड़ा जालिम था, बड़ा ये था, हो गया। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? लीबिया, आप लीबिया का हाल देख लें ना, लीबिया तकसीम हुआ हुआ है, और लीबिया को सिर्फ एक चीज़ में जोड़ के रखा है। मैं जितनी दफ़ा लीबिया जाता हूँ, जब मैं लीबिया गया तो मैंने कहा यार ये समझ नहीं आ रही इसकी प्रॉपर तकसीम क्यों नहीं होती, तो पता चला सेंट्रल बैंक चूंकि है ना, उनके सेंट्रल बैंक ने ट्रिपली में जोड़ के रखा हुआ है लीबिया को। जिस दिन ये तय हो गया ना कि उधर से उधर पैसे, एक रियासत एक हिस्सा लीबिया का अलग पैसे देगा, दूसरा अलग देगा, ऑयल के हिसाब किताब करेगा, तो लीबिया प्रॉपर तकसीम हो जाएगा। इसी तरह से सूडान में आप देखें क्या है। अब इशू ये है कि अच्छा चाइना, देखिए चाइना जो है वो इस मामले में अभी तक दूर है, चाइना बिल्कुल दूर है, और चाइना देख रहा है कि ये अगर बॉक डाउन हो जाते हैं सारे इधर ही मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में ही, तो इससे अच्छी चाइना के लिए तो कोई बात नहीं। चाइना तो इकोनॉमी के लिए और मईशत ठीक हो और जंगों से अपने आप को अलग रख के बैठा हुआ है। अब अमेरिका बुरी तरह से उलझ गया मशरिक़ वस्ता के अंदर, मशरिक़ वस्ता में अमेरिका फिर उलझ गया, और उलझना चाहता भी है अमेरिका, शायद वो चाहता भी है कि वो यूरोप में उलझा रहे और वहाँ जाए ना एशिया पेवट के। चाइना के लिए कोई ऐसा नहीं, चाइना जो है वो अपने काम कर। बशार अल असद के साथ कोई ख़ास चाइना की मोहब्बत नहीं थी, और चाइना ने कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं की
सीरिया में। बशार अल असद की 2021-22 में इन्होंने दौरा किया था, वहाँ शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था ठीक है मैं इसको बेल्ट एंड रोड में ले आता हूँ, लेकिन वही कहा ना, बशार अल असद बस एक अजीब शख्सियत थी जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे कि कहीं मूव करें, किसी मिलें। इवन आप देखें ना फ़लस्तीनियों के गज़ा के साथ इतना कुछ लेबनान में हो रहा था, तो आपने कुछ सुना कि बशार अल असद ने वहाँ पर 2-4 मिसाइल दाग दी हों? ये जो हयात तहरीर और हयात शाम है, इन्होंने भी कभी इसराइल में अटैक नहीं किया। इंटरेस्टिंग बात देखिए आप, इन्होंने भी इसराइल पे कभी अटैक नहीं किया। बशार अल असद ने भी इसराइल के हमलों का कभी जवाब नहीं दिया। और उन्होंने, यानी ये एक ऐसी जिहादी तंजीमें हैं जो आपस में तो लड़ रही हैं लेकिन इसराइल के खिलाफ नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो इनकी डोरियां कहां से हिल रही हैं वाले को पता है। ये इसराइल के खिलाफ नहीं है। इनमें से किसी ने, इन्होंने आगे बशर अल असद को गिरा दिया, मार दिया, 10 दिनों में सब कुछ कर दिया, लेकिन इनको गोलान की पहाड़ियां नहीं याद आ रही कि हम गोलान की पहाड़ियां खाली करा के उधर भी तो देखें, कुछ शरीफ को हम आज़ाद करवाएं। तो ये इस तरह के प्रॉक्सी ग्रुप, अब ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं ये रीजनल जो अरब रियासतें उनके लिए भी ट्रबल मेकर हैं, उनके लिए भी ट्रबल क्रिएटर है। और अगर ये खुदा ना खास्ता ये मामला चला जाता है शिया सुन्नी की तरफ, तो ये मामला ध्यान में रखें कि इराक जो है अरब मुल्क है और इराक डिस्टेबलाइज होगा, और बड़ी मुश्किल से इराक जैसे तैसे करके स्टेबलाइज हुआ है। शिया सुडानी ऑलरेडी वहाँ ठीक है, मुक्तदा सदर को कोई सपोर्ट करते हैं, उनको कोई सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहरहाल स्टेबल मुल्क वो है, अभी बहुत हद तक स्टेबल मुल्क है। तो ये मामला वहाँ फैल जाएगा। कुर्द तो देखे ना, 2 कुर्द फौजें तो खड़ी हो गई आपस में आमने सामने जाके। अब इनका कैसे टर्की इलाज करेगा? और जो उधर जो प्यूटिन है, वो प्यूटिन जो है उनकी कोई यहाँ सोल्जर्स तो नहीं मारे गए ना, उनकी एक बेस है और उनका एक अलाई यहाँ से गिर गया, खो गया। लेकिन क्या वो जो दूसरे अलाइज आ गए हैं बहुत सारे, वो क्या सारे एक ही पेज पे रहेंगे? उनमें से कुछ के ऊपर खामोशी से ईरान रशिया हाथ रख देगा? देखिए ना, सारे के सारे तो आपस में लड़ रहे हैं, तो वो मतलब किसी पे तो रशिया हाथ, जिस पे रशिया भी तो कहीं पे हाथ रख देगा ना कि चलो भाई हम तुम्हारे साथ हैं। तो रशिया मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वॉल्व रही। देखिए पैलेस्टीनियन ग्रुप्स का मिलना आपस में, चाइना का ये वो, रशिया ये इन्वॉल्व रहे हैं। सऊदी अरेबिया, चाइना, ईरान की दोस्ती करवाने में चाइना का रोल, फिर उसके बाद ये कि कतर और बाकी मुल्कों का साथ इकट्ठे होना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो, फिर तुर्की और ये सारे मुल्क बैठे। और एक 19 तारीख को बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट हो रहा है और वो काहिरा में हो रहा है। और वो काहिरा में हो रहा है, D8 का इजलास हो रहा है काहिरा में। D8 जो है डेवलपिंग 8 कंट्रीज है। अच्छा, डेवलपिंग 8 कंट्रीज तो है, उसमें पाकिस्तान भी मेंबर है। अब मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ साहब यहाँ से जा रहे हैं, जाना तो चाहिए, मेरे हाथ से जाएंगे जी। लेकिन वो जो D8 ममालिक हैं उसमें ईरान है, तुर्की भी है, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, बांग्लादेश भी है। तो वहां पर तैयब एर्दोगन आ रहे हैं, लेकिन साथ ही ईरान के सदर भी आ रहे हैं। तो ईरान और तुर्की के जो सदूर हैं वो काहिरा में इजलास का हो रहा है काहिरा में। तो सीसी भी होंगे, एर्दोगन भी होंगे, मसूद पेशियां भी हो, ये सारे जो हैं ये अभी, और जाहिर है वहाँ सीरिया डिस्कस होगा ना डेवलपिंग, उसमें तो सीरिया होगा, डॉक्टर यूनुस भी शायद हो बांग्लादेश की। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग। अच्छा, वहाँ पर जनूबी कोरिया के अंदर वो क्या, वो यूं जो है उनको इम्पीच करके, और 192 वोट थे ना, उनको 8 वोट चाहिए थे तो 204 मिल गए, 200 वोट चाहिए थे 204 मिल गए, हुकूमत की जमातों ने दिए, उन्होंने इम्पीच कर दिया, मुआवजा कर दिया। वो टीवी पे आए, वो रोए अवाम के सामने, और उन्होंने कहा कि मैं जो है मैंने बड़ी खिदमत की और ये वो सारा, और मैं जा रहा हूँ, खुदाफिज। और वो चले गए। और उनकी जगह हैंड डक सू जो हैं वो कोरिया के जो वजीर आज़म है वो कायम मकाम सदर बन गए। ये इतना बड़ा गुफअप है, इतना बड़ा गुफअप हुआ है साउथ कोरिया में कि माशाल्लाह नाकाम हो गया। और पब्लिक वहाँ पर आज कोई मेरे ख्याल से कोई 1.5-2 लाख लोग खड़े हुए थे सड़कों पे, और वो इंतजार कर रहे थे कि सदर अपना इस्तीफा दे। और सदर ने इस्तीफा क्या देना था, सदर का मुआवजा हुआ, इम्पीच हुआ, और सदर से इख्तियारात ले लिए गए। और फिर उसके बाद जो नए सदर कायम मकाम आए उन्होंने स्पीच की, और ये बड़े ज़बरदस्त हैं। ये दोनों पार्टीज के साथ ये जो हैं ये 5 सदूर के साथ काम कर चुके हैं, कंजर्वेटिव के साथ भी, लिबरल्स के साथ भी। और ये टेक्नोक्रेट टाइप आदमी है, हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, इकोनॉमी में इन्होंने डॉक्टरेट की हुई है। तो ये जो है ये काबिल कबूल है हर एक के लिए। लेकिन ये जो गुफअप हुआ है कि माशाल्लाह लगा, और मतलब देखे ना, मतलब फौज जाके कब्जा करती है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने जाके कब्जा कर लिया, तो ये तो अजीबो गरीब बात हुई ना। और बिल मंजूर हो गया, तो ये कैसा माशाल्लाह था भाई। तो मतलब है कि वो तो मजा करके रहोगे ना माशाल्लाह, इस तरह ऐसे थोड़ी लगते हैं। मतलब ये तो देखिए ना, दुनिया में तो लोगों को काम भी नहीं ठीक करना आता।
तो हम लोगों से पूछ लेते, किसी और मुल्क से पूछ लेते तो कैसे लगाते हैं। तो वो माशाल्लाह 6 घंटे के अंदर ख़त्म हो गया। अजीब गन मची हुई है वहाँ। और वो पता नहीं कितने जनरल से पकड़ा है, क्या होगा, कैसे गूफ अप होगा। तो अच्छा डेमोक्रेटिक ज़बरदस्त डेवलप कंट्री है वो। तो अब वो देखते हैं कि वो किस तरफ जाता है। और ये जो केओस है सीरिया का, ये आगे किस तरफ जाता है। क्या सीरिया दोबारा एक हो पाएगा, या सीरिया ये 4 हिस्सों में रहेगा, और 4 हिस्सों में रहेगा तो क्या ये चारों के चारों हिस्सों को अमेरिकन ही सपोर्ट करते रहेंगे एक ही वक्त में, क्योंकि रशिया तो चला गया, तो चारों के साथ ही अमेरिकन थे, इधर भी पीकेके, उधर वो दूसरा, इधर ये, उधर वो, उधर। और अरब ममालिक क्या इनको सबको एक साथ सपोर्ट करेंगे। हमने यमन में देखा है कि मामला उलझ गए थे, हमने सूडान में भी देखा है कि ये आपस में ग्रेट पार्ट गए। तो अभी ये खेल मेरे ख्याल से जारी है। लेकिन ये कि बहरहाल एक बड़ा मुल्क, लेकिन वो मुल्क ऐसा जो कि फ्रेंच मैंडेट के बाद, जाहिर है कि सल्तनत उस्मानिया टूटने के बाद ही ये मुल्क बने थे। तो अब ये मुल्क भी टूट रहे हैं। तो वो जो ऑर्डर बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो ऑर्डर पूरी दुनिया में टूटता नजर आ रहा है। सीरिया उसकी लेटेस्ट मिसाल है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों की दुआ के लोगों से ख्याल कीजिएगा।